Hello students, this is a lecture series on Hindu law. Today we are discussing one another important topic of Hindu law, that is Hindu Succession Act 1956. इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो जॉइंट हिंदू फैमिली, क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोपाशनरी, इन सबको पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को और अच्छे से समझने के लिए पहले के लेक्चर्स को प्लीज़ एक बार रिवाइंड कर लें, उसको एक बार देख लें ताकि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अच्छे से समझ में आए। जब हम हिंदू सक्सेशन 1956 को समझने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, या उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी को समझना होगा। जैसा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में है, सक्सेशन वर्ड और इनहेरिटेंस वर्ड, देयर आर सिंपल टू वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग। सक्सेशन दैट इज उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और एक वर्ड आता है विरासत, जो जनरली टर्म यूज किया जाता है इनहेरिटेंस। क्या दोनों वर्ड इनहेरिटेंस और सक्सेशन बोथ आर सेम या बोथ आर डिफरेंट? दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो जो वर्ड इनहेरिटेंस है, इन जनरल वर्ड इनहेरिटेंस मीन्स द पर्सन हु ड्राइव द इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। इट मीन्स जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ड्राइव होता है, जिससे विरासत से प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द रूल ऑफ law which determine the mode of devolution of the property of a deceased person. Deceased person मतलब जो पर्सन मर गया, जिसकी मृत्यु हो गई है, ऑन हेयर्स, उसके मृतक पर्सन के जो हेयर्स हैं, ठीक है, only on the basis of their relationship to the deceased. It means जो inheritance है, the law of inheritance है, उसके बेस पे जो एक deceased person है, एक मृतक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी उसके वंशज को, हेयर्स को कैसे मिलेगी? वो मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। वेयर एज जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो सक्सेशन में क्या होगा? सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट सक्सेसर टू द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब डिसीज्ड पर्सन, हु द पर्सन हु डाई, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो मृतक है, उसको कौन सक्सीड कर रहा है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको जाने वाली, सक्सीड करने वाली, हु इज द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर दैट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन जो मृतक हो गया, उसके बाद कौन होगा? दैट इज सक्सेशन। इट मीन ये सक्सेशन में क्या होगा? सक्सेशन इज द डील विद द डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एज वेल एज अदर। वेयर एज इनहेरिटेंस में क्या था? इनहेरिटेंस में डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी किस पे हो रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। और अच्छा, प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जब इन जनरल हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो देयर आर टू मोड जहाँ हम एक संपत्ति को हस्तांतरित दो तरीकों से कर सकते हैं। एक होता है दो प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन लिविंग पर्सन, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन, और दो लोगों के बीच में वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। एक होता है एक लिविंग बीइंग नॉन लिविंग बीइंग को ट्रांसफर कर रहा है बिटवीन लॉ, या कंपनी हो सकती है, लीगल पर्सन को कर रहा है, ज्यूरिस्टिक पर्सन को कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन हम ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी को मोड देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। वो होता है, एक होता है इंटरवाइवस, एक होता है नॉन इंटरवाइवस। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरवाइवस, इंटरवाइवस मीन्स बिटवीन लिविंग पर्सन। बिटवीन लिविंग पर्सन मतलब जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द वे ऑफ सेल, बाय द वे ऑफ मॉर्गेज, बाय द वे ऑफ लीज, बाय द वे ऑफ गिफ्ट। दीज आर द मोड विच आर प्रिस्क्राइब अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872, जहाँ पे एज पर द सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जहाँ पे संपत्ति का हस्तांतरण कैसे हो रहा है? बिटवीन लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति से दूसरे जीवित व्यक्ति की ओर। वेयर एज अदर साइड हम देखते हैं तो एक होता है नॉन इंटरवाइवस, मतलब वहाँ पे दोनों पार्टी, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, उसमें दोनों लिविंग नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं, उसमें एक लीगल पर्सन भी हो सकता है, एग्जिस्टेंस में हो सकता है, अभी ना हो, ठीक। जैसे सक्सेशन में प्रॉपर्टी कब मिलेगी? जिसकी होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द
सक्सेसर, उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो दीज आर द टू मोड जिसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन। दो तरीके का मोड है, एक होता है इंटरवाइवर्स, एक होता है नॉन इंटरवाइवर्स। यहाँ हम हिंदू लॉ में इंटरवाइवर्स की हम बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ किसकी बात करने जा रहे हैं, नॉन इंटरवाइवर्स की बात कर रहे हैं, नॉन इंटरवाइवर्स सक्सेशन की बात कर रहे हैं। और सक्सेशन क्या है, सक्सेशन इज द rule devolution of property on the basis of relation as well as other। जैसे कि सक्सेशन के साथ इन जनरल वर्ड यूज हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया, सक्सेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस कैसा होता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, दो मोड से हो रही है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गवर्न होगा। ठीक है, ठीक। जब हम सक्सेशन की हम बात कर रहे हैं तो सक्सेशन को भी हम ऑन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन, एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ठीक है, जब टेस्टामेंट्री सक्सेशन की हम बात करें, इट मींस टेस्टामेंट मतलब विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी का डिवॉल्व हो रहा है। सक्सेशन मतलब क्या, डेवोल्यूशन, हस्तांतरण, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बाय द विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा। और विल कब बनेगी, पहले ही मृत्यु के पहले विल किसी पर्सन ने बना ली हो। तो अ पर्सन सो लॉन्ग एज इज अलाइव, जब तक वो जीवित है कोई पर्सन, ठीक है, ही इज फ्री टू डील विद हिज प्रॉपर्टी इन एनी मैनर हिज लाइफ। जब तक वो जीवित है, किसी पास की कोई संपत्ति है, उसको जैसे चाहे उसको एंटरटेन करे। बाय मेकिंग अ विल ही इज फ्री टू डिटरमाइन अ स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। एक व्यक्ति क्या हो सकता है, अपने मृत्यु के पहले एक विल के द्वारा, एक वसीयत के द्वारा ये डिसाइड कर सकता है, ये निर्धारित कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी किन किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन टेस्टामेंट्री, जहां पे वसीयत के द्वारा नहीं हुआ है, निर्वसतीय उत्तराधिकार जैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे है किसी पर्सन ने विल नहीं बनाई, सडनली उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब उस पर्सन की प्रॉपर्टी को कैसे हम डिवॉल्व करेंगे, डेट इज कॉल्ड नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ठीक, तो ये नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन है, इट मींस द पर्सन डाई विदाउट द मेकिंग विल। ठीक है, यहाँ पे विल नहीं बनी है, उसको नाम देंगे हम इंटरस्टेट सक्सेशन। एक हो गया टेस्टामेंट्री सक्सेशन, एक हो गया इंटरस्टेट सक्सेशन, जहां पे व्यक्ति बिना किसी विल के उसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, देन उस पर्सन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन कैसे होना है, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। और ये इंटरस्टेट सक्सेशन है, इसी को हमारा हिंदू सक्सेशन है डील करेगा। इट मीन्स कि हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू पर्सनल लॉ में एक हिंदू पर्सन की अगर डेथ होती है विदाउट मेकिंग विल, अगर उसने बिना वसीयत बनाए उसकी मृत्यु हो गई, देन उसकी प्रॉपर्टी का डिवॉल्व कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसे इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा, इस चीज को ही डील कर रहा है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1950 है, ये ले डाउन कर दे रहा है कि यूनिफॉर्म ऑफ लॉ सक्सेशन फॉर ऑल द हिंदूज, जितने भी हिंदू उनके लिए जो उत्तराधिकार का एक यूनिफॉर्म लॉ दे रहा है। वेयर इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा भी था, एज पर द क्लासिकल लॉ, जहाँ पे पार्टीशन में कैसे प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी थे, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी, कोपाशनरी प्रॉपर्टी थी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे थे, बाय द वे ऑफ पार्टीशन। बट जब हम इंटरस्टेट सक्सेशन में, हिंदू सक्सेशन में बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी पर्सन की, जो हिंदू पर्सन है, वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, उसकी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आफ्टर द डेथ, इफ ही और सी नॉट मेकिंग एनी विल, देन उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ठीक, जैसे कि अगर सक्सेशन को हम कैटेगरी अलग अलग होने को होता है, जैसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन एक हो गया, इंटरस्टेट सक्सेशन। अगर टेस्टामेंट्री सक्सेशन करना है, इट मींस बाय द मेकिंग विल करना है। अगर एक होता है कि कहते हैं सेकुलर एक्ट जिसे कह सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन है, तो वो टेस्टामेंट्री किसमें होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें सक्सेशन की क्या बात बताई गई है, ठीक है। और हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन 1956 है, ठीक है। एक सेकुलर एक्ट क्या है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जिसपे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल हो रहा है। जबकि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग है पर्सनल लॉ, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और मुस्लिम के अकॉर्डिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ में।
ठीक, इज इट क्लियर? ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सक्सेशन की, और सक्सेशन की हम यहाँ पे डील कर रहे हैं कि सक्सेशन है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से, वो किस चीज़ को डील कर रहा है? वो इंटर स्टेट सक्सेशन को डील कर रहा है। इंटर स्टेट सक्सेशन मतलब निर्वसतीय उत्तराधिकार है, जहाँ पे कोई पर्सन बिना किसी विल के, बिना किसी वसीयत के अगर उसकी मृत्यु हो गई है, देन उसकी प्रॉपर्टी उसके हेयर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस रूल के अकॉर्डिंग, किस नियम के अकॉर्डिंग, किस हायरार्की में जाएगी, इस चीज को डील कर रहा है। तो ये कह रहा है द टर्म इंटरस्टेट सक्सेशन इंप्लाइज सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाई, जो व्यक्ति मर गया है, मृत्यु हो गई है जिसकी, उसकी प्रॉपर्टी कैसे सक्सेशन जाएगी? विदाउट मेकिंग एनी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ इट, जिसने, उस व्यक्ति ने क्या किया? कोई भी विल नहीं बनाई है, कोई भी टेस्टामेंट नहीं बनाया है। इट आल्सो रिफर्स टू द प्रॉपर्टी विच इज एन इंटरस्टेट लीव्स बिहाइंड हिम टू पास टू हिज हेयर, आफ्टर उसकी डेथ के बाद क्या होगी? वो प्रॉपर्टी उसके हेयर्स में डिवॉल्व होगी। द चैप्टर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट containing section 5 to 17 are grouped under the heading of interstate succession. When we discuss the whole act section by section, there are total 31 section, and 31, the last section of 31 is repealed. Now the total section of under Hindu succession act, that is total 30, or there is a one schedule, and in one schedule there is a two classes, class 1 here and class 2 here. हिंदू सक्सेशन एक्ट में टोटल 31 सेक्शन है, और 31वां सेक्शन है जो लास्ट सेक्शन है उसका निर्वासन हो गया है। इट मीन्स कि वहाँ पे अब टोटल 30 सेक्शन देखने को हमें मिलते हैं, और इस सेक्शन के अंत में एक शेड्यूल बताया गया, उस शेड्यूल में 2 क्लासेस बताई गई हैं, और एक क्लास 1 हेयर है, वो दूसरा क्या है? क्लास 2 हेयर है, जहाँ हम देखेंगे एक हिंदू मेल पर्सन की डेथ हो रही है विदाउट मेकिंग विल, तो कैसे प्रॉपर्टी उन क्लास 1 क्लास 2 हेयर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन अ हिंदू मेल डाइज इंटरस्टेट इन इंडिया, जब इंडिया में कोई व्यक्ति हिंदू मेल है, डाई कर रहा है विदाउट मेकिंग एनी विल, इंटरस्टेट मतलब इंटरस्टेट वो पर्सन होगा जिसने बिना विल की इसकी मृत्यु हो गई है। दैट इज विदाउट लीविंग अ विल, उसने कोई विल नहीं बनाई है, कोई वसीयत नहीं बनाई है। द डेवोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी अपॉन हिज हेयर इज डन, उसका प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन, हस्तांतरण कैसे होगा उसके हेयर्स में? बाय द रूल्स, जैसा भी रूल, जैसा भी नियम स्पेसिफाइड किया है, कहाँ? अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इट मीन्स कि अंडर द हिंदू लॉ इन इंडिया, व्हाट द रूल्स एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट सक्सेशन, इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. इज इट क्लियर? देन सक्सेशन की बात करें इंडिया में क्या है? द एक्ट वॉज इनैक्टेड, जो प्रियम्बल है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का हम प्रियम्बल बात करें, वो क्या पर्पस बताता है? ये बताता है इनैक्ट करता है, अमेंड करता है एंड कोडिफाई करता है। इनैक्ट, अमेंड and codify the law relating to interstate and unwilled succession. इंटरसेक्सेशन का के कोडिफिकेशन की बात कर रहा है, और जो ऐसा सेक्शन जिसमें विल नहीं है, अमंग द हिंदूज, और हिंदूज कौन होंगे अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ हिंदूज में, अमंग द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। ठीक, द एक्ट ले डाउन अ यूनिफॉर्म एंड कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इनटू वन एक्ट। इसके पहले 1956 के पहले जैसा हम लोगों ने देखा था, क्लासिकल हिंदू लॉ के अनुसार वो सब वेद पुराण से गवर्न हो रहा था। पार्टीशन के अलग अलग, मिताक्षरा एंड दया भागा अलग अलग रूल्स थे, मिताक्षरा का एक अलग कॉन्सेप्ट था, दया भागा का अलग कॉन्सेप्ट था। बस हिंदू सेक्शन 1956 ने क्या किया है, सबका इनैक्ट और अमेंड करके 1956 के पहले के लॉ को एक कंप्रिहेंसिव और यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी है। द हिंदू वीमेंस लिमिटेड स्टेट इज एबॉलिश्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट. As we know that in the last lecture, before the 1956 there are two kind of a property. अगर हम women's property की बात करते थे, एक कॉन्सेप्ट होता था स्त्री धन, एक होता था women's estate. जो women estate होती थी, और women estate के ऊपर एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता था, लिमिटेड ओनरशिप होती थी, जबकि स्त्री धन क्या होता था? एब्सोल्यूट ओनरशिप होता था। आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो वीमेन स्टेट था, जो लिमिटेड इंटरेस्ट, लिमिटेड स्टेट था, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एज पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 14 जो बात किया, अगर कोई भी संपत्ति है, चाहे वो 1956 के पहले की हो या 1956 के बाद की हो, किसी स्त्री के पास, हिंदू फीमेल के पास अगर उसके पोजीशन में है, तो उसका कैसा राइट है? उस पर कंप्लीट राइट है, एब्सोल्यूट ओनरशिप है। इसीलिए कहा कि द हिंदू वीमेंस लिमिटेड स्टेट जो था वो एबॉलिश हो गया एज पर सेक्शन
14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है पार्ट ऑफ दिस एक्ट वाज अमेंड इन 2005 बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट टू। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक बहुत मेजर चेंज हुआ, लैंडमार्क अमेंडमेंट है जो इफेक्ट में आया 9 सितंबर 2005 में, जिसमें बताया गया कि डॉटर एज अ कोपार्टनर इंक्लूड किया गया 2005 से, जैसे कि इसके पहले क्या था, डॉटर एज अ कोपार्टनर्स नहीं थी। आने लेक्चर में इन सभी पॉइंट्स को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सब इन पॉइंट्स में फीचर्स देख रहे हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ क्या रहा है, क्या क्या इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स है। सेक्शन 6 का जो पूरा रिप्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इसको अलग से एक सेपरेट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम फीचर्स की बात करें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, जैसा कि बताया गया कि हम स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो देयर आर टोटल 30 सेक्शन, 31 रिपील हो गया है और एक शेड्यूल है, और शेड्यूल में 2 क्लासेस की बात की गई है, क्लास 1 हेयर और क्लास 2 हेयर। उन्हें क्लासेस में कुछ संबंध बताए गए हैं, कुछ रिलेशनशिप बताए गए हैं उस मृतक के, उस डिसीज पर्सन के, कि अगर कोई पर्सन है विदाउट मेकिंग विल बनता है, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम लोग किस सक्सेशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सक्सेशन की बात करेंगे। इट मीन्स कि कोई पर्सन है जिसकी मृत्यु हो गई है बिना किसी वसीयत के, बिना किसी विल के, तो उसकी प्रॉपर्टी को उसके हेयर्स में कैसे हम डिवॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की बात करेंगे, जैसा कि ये इनफोर्स आया था फ्रॉम द डेट ऑफ 17 जून ऑफ 1956, और एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल द इंटरस्टेट हिंदू। ऑब्वियस सी बात है, इंटरस्टेट सक्सेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कि कौन से इंटरस्टेट, हिंदू। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। इट मीन्स कि इट इज अप्लाई ओनली ऑन हिंदू। एंड व्हेन वी टॉक से दैट हिंदू, तो डेफिनेशन ऑफ हिंदू क्या होती है, तो डेफिनेशन ऑफ हिंदू एप्लीकेबिलिटी हम लोग अदर एक्ट में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में भी, कि हिंदू पर्सन में कौन आएगा, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, लिंगायत, वीर शैव, ब्रह्म समाज से जो आ रहे हैं, आर्य समाज से आ रहे हैं, प्रार्थना समाज से जो बिलोंग कर रहे हैं, एनीवन, कोई भी है। बट जो कौन नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, ज्यूज नहीं है, पारसी नहीं है, वो सभी सक्सेशन किस में आएंगे, वो सभी सक्सेशन हिंदू सक्सेशन में आएंगे। हिंदू सक्सेशन में कौन सा सक्सेशन, इंटरस्टेट सक्सेशन। ठीक, बट एक्सेप्ट ये एक्ट किस पे अप्लीकेबल नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि जो हिंदू इंटरस्टेट सक्सेशन है उस पे तो अप्लीकेबल कर रहा है, बट यहाँ पे 3 एक्सेप्शन बता रहा है कि उन चीज़ों पर, उन 3 एक्सेप्शन पर ये हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अप्लाई नहीं होगा, उस पर प्रयोग में नहीं आएगा। कौन सा है वो, टू द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पे, टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन टू हुज मैरिज प्रोविजन ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक, जिसकी मैरिज किसी हिंदू ने किसी नॉन हिंदू के साथ कहाँ मैरिज की है, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पर, उस पर्सन की प्रॉपर्टी पे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से गवर्न नहीं होंगे। उस पर कौन सा लॉ गवर्न होगा, उस पर इंडियन सक्सेशन एक्ट गवर्न होगा। इज इट क्लियर कि कह रहा है पहले जो भी पर्सन हिंदू है उन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल हो रहा है, बट वो हिंदू जो क्या जिन्होंने मैरिज किस पे की है, किसी नॉन हिंदू से मैरिज की है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो उनकी प्रॉपर्टी पे हिंदू सक्सेशन एक्ट ना लगकर इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल होगा एज पर द सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू द स्टेट ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट सक्सेशन टू which is regulated by the special covenant or an agreement or any existing enactment, जैसा कि सेक्शन 5 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा है। इट मीन्स रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर, इट मीन्स ज्येष्ठ अधिकार। 1956 के पहले अगर किसी स्पेशल कोवेनेंट के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसे की गई है, किसी ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को दे दी गई है बाय द रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू एनी मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी मेंबर जो शेड्यूल्ड ट्राइब का है, और शेड्यूल्ड ट्राइब कौन सा शेड्यूल्ड ट्राइब, विच इज डिफाइंड, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको डिफाइन किया गया, विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 366 क्या है, डेफिनेशन क्लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके सब क्लॉज 25 में जो शेड्यूल ट्राइब बताया गया है उनके ऊपर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं होगा
अनलेस दी उस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इज अलाउड। जब तक कि नोटिफाई ना कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर, उन शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं होगा। देन वी कैन से दैट इट्स एप्लीकेबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, इसके एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के, तो ये अप्लाई हो रहा है सभी इंटरस्टेट हिंदू पे, बट इसके 3 एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, हम स्कीम ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें, क्या स्कीम थी, जैसा कि बताया दे रहा, तो 30 सेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, 31 रिपील है। ठीक, सेक्शन 1 to 5 क्या है, प्रिलिमिनरी है। सेक्शन 6 to 30 तक हम देखेंगे डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपाशनरी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व। सेक्शन 6 में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी, और सेक्शन 6 ही इंपॉर्टेंट है जिसको पूरा सब्स्टिट्यूट किया गया इन द ईयर 2005 एंड विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ 9 सितंबर 2005 से हुआ। ठीक है, फिर इसको देखेंगे, 2 अलग अलग पार्ट्स में हम देखेंगे। सेक्शन 8 to 30 ऑनवर्ड देखेंगे कि इफ हिंदू मेल पर्सन डाई विदाउट मेकिंग अ विल, इट मींस इंटरस्टेट सक्सेशन। अगर कोई एक हिंदू पुरुष है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी वसीयत के, तो उसकी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे होगा उसके हेयर्स में, वो जाएगा, वो हम लोग 8 से 30 तक का देखेंगे। 14 सेक्शन 14-16 रिलेटिंग टू द वीमेन है। एक अगर फीमेल हिंदू है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी वसीयत के, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे उसके हेयर्स में जाती है, इस चीज को देखेंगे। देन एक अदर हेडिंग पढ़ेंगे, जनरल रूल ऑफ प्रोविजन ऑफ सक्सेशन। जनरल रूल ऑफ प्रोविजन सक्सेशन में कि जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द सक्सेशन हो जाएगा, क्या कुछ डिस्क्वालिफिकेशन निकल कर आएंगे, कुछ कमियां निकल गई जिसकी वजह से कोई पर्सन को सक्सेशन से डिबार कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 13 पढ़ते हैं हम लोग, स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है जिसका ना तो क्लास 1 हेयर है, ना तो क्लास 2 हेयर है, ठीक, जो एक पूरी लिस्ट बताई गई है, जिसका कोई रिलेटिव नहीं है, अगर अभी इन शॉर्ट हम समझे कि जिसका कोई रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है, जो क्लास में हियरार्की में नहीं आ रहा है, तो अंततः उसकी प्रॉपर्टी किस में चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट, जिसको हम कवर करेंगे सेक्शन 30 में कवर करेंगे। तो जो बेसिकली पूरा सेक्शन 30 है टोटल हिंदू सक्सेशन एक्ट में, इसको अलग अलग हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 to 5 है जो प्रिलिमिनरी से डील कर रहा है। ठीक है, फोर्स में कब आया, इनफोर्स में कब आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, दैट इज 17 जून 1956 को आया। ठीक है, सेक्शन वही है, सभी सेक्टर का जो एक्ट का सेम होता है कि एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, एक्सटेंड की बात करता है, उसके क्षेत्राधिकार की बात करता है। तो दिस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो अभी हम लोगों ने देखा था फीचर्स में कि हिंदू, हु इज हिंदू, हिंदू पर्सन कौन होगा, तो सेक्शन 2 बताता है कि डिफाइन करता है कि वो कौन से पर्सन होंगे जो हिंदू के डेफिनेशन में होंगे। क्या होंगे, तो पर्सन गवर्न बाय दिस एक्ट, जो इस एक्ट में गवर्न हो रहे हैं वो कौन से होंगे, तो पर्सन हिंदू बाय बर्थ, जो बाय बर्थ जन्म से ही हिंदू हैं, हिंदू बाय रिलीजन, धर्म से जो हिंदू हैं। ठीक, इसमें होंगे कन्वर्टेड एंड रिकन्वर्टेड हिंदूज, अगर कोई अदर रिलीजन का पर्सन है अपार्ट फ्रॉम हिंदू, वो अगर कन्वर्ट होकर आता है तो वो भी, उस पर भी हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेट सपोज एक पर्सन है जो हिंदू है, वो कन्वर्ट होके मुस्लिम धर्म में चला जाता है, राइट है, फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई इससे बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का राइट है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक, एक हिंदू पर्सन किसी धर्म में जाता, दूसरे धर्म में चला जाता है, बट आफ्टर सम टाइम वो रिकन्वर्ट होकर फिर से हिंदू धर्म में आ जाता है, तो रिकन्वर्टेड पर्सन, इट इज आल्सो ऑन दैट पर्सन आल्सो अप्लाई द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, एन इंटेंशन टू कन्वर्ट इज अ नेसेसरी और अडॉप्टेड हिंदू है, दोनों ही बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ब्रह्म समाज से कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है, आर्य समाज से कर रहा है, लिंगायत है, वीर शैव है। ठीक है, और किसी जो बर्थ और रिलीजन से किसी का कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, धर्मज संतान और अधर्मज संतान, वैध और अवैध संतान की बात करते हैं। लेजिटिमेट चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स कि वो चिल्ड्रन जो बाय द वैलिड मैरिज से निकल कर, और वैलिड मैरिज क्या होती है, जैसा कि हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट में कवर किया था, वैलिड मैरिज को देखा था कि वैलिड मैरिज कौन सी है, जो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की जो एसेंशियल कंडीशन है उनको फॉलो करके हो रही थी मैरिज, वो वैलिड मैरिज में आ रही थी। ठीक, बट जो सेरेमनी जो एज पर सेक्शन 7 बताया गया, सप्तपदी जो सेरेमनी रिचुअल्स की बात की गई, विदाउट क्रिएटिंग, विदाउट सोलेमनाइजिंग द सेरेमनीज जो मैरिज हो रही है, और उससे जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, उससे जो चिल्ड्रन निकल कर आ रहे हैं, दैट चिल्ड्रन विल बी द इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, जिसे हम लोग अवैध संतान बोलेंगे, अधर्मज संतान बोलेंगे। बट ये दोनों ही चिल्ड्रन
पे एप्लीकेबल होगा हिंदू सक्सेशन अगर किसी पर्सन का, अगर वो हिंदू है तो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो दोनों पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वेयर बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, अगर कोई चाइल्ड है जिसके दोनों ही पेरेंट्स हिंदू हैं या जिसमें से वन ऑफ द पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट या माता या पिता में दोनों में से कोई एक हिंदू है और उस बच्चे का जो ब्रॉटअप हुआ है वो कैसा हुआ हो, एज अ हिंदू हुआ है, तो उस पर भी हमारा हिंदू सक्सेशन, वो पर्सन कौन होगा, हिंदू होगा और उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। फॉर किस संदर्भ में, अगर कहें किस कंटेक्स में, इस कंटेक्स में कि अगर उसका इंटर स्टेट सक्सेशन करना है तो अगर वो जी हिंदू है, अगर कोई वन ऑफ द पेरेंट्स हिंदू है, उसका ब्रॉटअप एज हिंदू है तो उसे हम हिंदू ही मान के चलेंगे, ठीक है। इफ अ पर्सन इज नॉट अ मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यूस नहीं है, ठीक, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट, इन सभी को हम लोगों ने कैटेगरी और कई बार डेफिनेशन और भी एक्ट में रिवाइज हो चुकी है, चाहे हम लोग हिंदू ने अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ा हो, चाहे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ा हो, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा हो, सब में सब डेफिनेशन सब भी लगभग हिंदू की सेम है। तो इन सभी पर्सन पे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लीकेबल होता है, ठीक। तो एक अनदर सेक्शन है, सेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेशन क्लॉज की बताता है और इंटरप्रिटेशन बता रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन जहाँ पे जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले है वो है एग्नेट, जिसे गोत्रज बोल रहे हैं। एग्नेट पर्सन कौन होते हैं? जो एग्नेट पर्सन के लिए बोला जा रहा है, रिलेटेड टू द डिसीज्ड होली थ्रू द मेल। दो पर्सन को हम लोग एग्नेट या गोत्रज तब बोलेंगे जो, अगर डिसीज पर्सन का जो मृतक पर्सन है उसका हम एग्नेट उसे बोलेंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड किसके, थ्रू दी मेल के लिए। लेट सपोज कैसे, जैसे लेट सपोज एक फादर है, फादर का सन है, सर का सन है। लेट सपोज अगर फादर की डेथ हो जाती है, कौन होगा, फादर हो गया डिसीज पर्सन। तो फादर और ग्रैंड सन में कैसा, इसका कौन होगा, ये क्या है, ग्रैंड सन है, तो कैसा संबंध होगा, ये एग्नेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये किससे का, ग्रैंड सन कैसे कनेक्टेड है, इन दोनों के रिलेशन के बीच में क्या आ रहा है, सन आ रहा है, ठीक है। और ये एग्नेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल था हमारा, लेट सपोज इज अ फादर, सन की डॉटर है। अगर हम डॉटर, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर का रिलेशन, जैसे डॉटर कैसे ग्रैंड फादर लगाना, कैसा रिलेशन है, एग्नेट है। क्यों? क्योंकि ये किससे अटैच हो रहा है, ये अटैच हो रहा है थ्रू दी मेल रिलेशनशिप, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड गोत्रज या एग्नेट कहते हैं, ठीक। इसी का जस्ट अपोज होता है कॉग्नेट, जो रिलेटेड किसके थ्रू है, नॉट होली थ्रू दी मेल, जो मेल के थ्रू नहीं है बट फ्रॉम द फीमेल, जो फीमेल के थ्रू आ रहे हैं उसमें क्या बोलेंगे, कॉग्नेट बोलेंगे। लेट सपोज एक पर्सन है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हमारा, एक पर्सन है, इस पर्सन की एक सिस्टर है और इस पर्सन का एक ब्रदर है। ब्रदर का S1 है, ठीक है, P का S2 है और सिस्टर के क्या है, डॉटर है, ठीक है। एक पर्सन है P, उसका सन है S2 और P का ब्रदर है BR और BR का एक सन है S, तो S2 सन में क्या हो, कैसा रिलेशन है, ये क्या है, एग्नेट है। S2 और D में कैसा संबंध है, ये कॉग्नेट है, क्योंकि S2 कैसे कनेक्टेड है, होली थ्रू दी मेल है, वेयर एज S2 और D में कैसा रिलेशन है, ये बीच में कौन आ जा रहा है, एक फीमेल आ जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉग्नेट बोलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। देन सेक्शन अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फुल ब्लड, ठीक है। फुल ब्लड कहते हैं डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम बर्थ, यानी कि जो ब्लड रिलेशनशिप है, यानी कि कॉमन फादर कॉमन मदर किसी पर्सन के हैं, दो लोग एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फुल रिलेशन कहलाएंगे। जैसे फादर, मदर, सन एंड डॉटर, नेचुरल है, बायोलॉजिकल फादर एंड मदर है, तो SD कैसे होंगे रिलेशन में, फुल ब्लड रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक। देन आता है हाफ ब्लड, डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ। कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट वाइफ मतलब कि फादर तो एक है बट मदर अलग अलग। लेट सपोज एक फादर है, इसकी एक वाइफ W1 है, वाइफ W2 है, W2 से सन है और W1 से डॉटर है, तो S और D में कैसा रिलेशन होगा, हाफ ब्लड का। फादर तो कॉमन है बट मदर डिफरेंट, इसे क्या बोलेंगे, हाफ ब्लड रिलेशनशिप बोलेंगे। देन वी टॉक अबाउट यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड कहता है डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय द डिफरेंट हस्बैंड। इट मीन्स कि मदर तो सेम है बट फादर डिफरेंट। लेट सपोज M इज अ मदर और इसका एक H1 हस्बैंड है
और एक H2 था, इससे एक सन है और इससे एक डॉटर है। देन इन S और D के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये ट्राइन होगा, क्योंकि यहाँ पे मदर तो एक है लेकिन फादर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 रिलेशनशिप आ गए। फिर आता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नॉट मेड अ टेस्टामेंटरी डिस्प्यूट। इंटरस्टेट उस पर्सन को बोलेंगे जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसने कोई बिना वसीयत के, बिना विल के जिसकी मृत्यु हो गई, उसे बोल रहे हैं इंटरस्टेट पर्सन, और ऐसे सक्सेशन को बोलेंगे इंटरस्टेट सक्सेशन। हेयर्स कौन होंगे, एनी पर्सन इंटाइटल टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट। जो इंटरस्टेट पर्सन है जिसकी मृत्यु हुई है बिना किसी वसीयत के, उसके बाद जिसको प्रॉपर्टी उस इंटरस्टेट पर्सन की मिलने वाली है, उस पर्सन को हम हेयर्स बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज एक समरी पूरा हो गया कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बेसिकली है क्या और किस सब्जेक्ट मैटर को डील कर रहा है, और इस एक्ट का जो स्कीम है कि कितने सेक्शंस हम लोग को आने वाले लेक्चर्स में कवर करना है और कैसे कैसे पार्ट्स में पढ़ना है, कि एक हिंदू मेल पर्सन का डेफिनेशन कैसे होगा, एक हिंदू फीमेल का इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा, और कुछ जनरल प्रोविजन ऑफ सक्सेशन के हैं, उन चीज़ को डिस्कस कैसे करना आने वाले लेक्चर में हम लोग कैसे करेंगे। और आज हम लोगों ने डेफिनेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनका जिक्र आने वाले लेक्चर्स में आएगा, इन सबको आज हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्शन 6 के ऑनवर्ड्स और देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से प्रोविजन इसमें बताए गए हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ठीक है। थैंक यू।